हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में थर्ड नंबर की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो है आपका तीसरा है हिमांक में अवनमन। तो देखिए हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहली चीज हिमांक क्या होता है। हिमांक या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, द्रव का वह ताप जिस पर द्रव और जो आपका सॉलिड है, क्या द्रव का वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, वह ताप क्या कहलाता है, आपका हिमांक कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वह ताप जिस पर ठोस और जो द्रव है वो आपस में साम्य अवस्था में रहते हैं, वो ताप क्या कहलाता है, आपका हिमांक। कहने का मतलब जो हिमांक आपका, जनरली आप हिमांक की बात करते हो तो यही बोलते हो कि हिमांक वह ताप है जिस पे कोई द्रव जमना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जमना प्रारंभ होता है तो द्रव भी है और ठोस भी है। आपका जो आपका द्रव है वो ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, हिमांक। और आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल सकते हो कि द्रव का वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका हिमांक कहलाता है। अब एक चीज़ देखिए, जब भी किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आती है, वाष्प दाब में कमी आती है। और इस वाष्प दाब में कमी को क्या बोलते हो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है या वाष्प दाब कम हो जाता है या घट जाता है, तो कहने का मतलब जो विलयन होता है उसका जो हिमांक होता है वो विलायक की तुलना में कम हो जाता है। क्या हो जाता है, विलयन का जो हिमांक है वो विलायक की तुलना में कम हो जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपका क्या है, अगर आप विलायक वाटर ले रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है वाटर 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, फ्रीज होना प्रारंभ होता है। ठीक है, जो जल है उसका हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आपने इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ना जमकर उससे कुछ नीचे के टेम्परेचर पर फ्रीज होना प्रारंभ होता है या जमता है। तो कहने का मतलब जो विलयन है उसका जो हिमांक होता है वो विलायक, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसी कमी को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। ठीक है, जैसे आप ये मान रहे हो कि शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का हिमांक, इसको मान लीजिए TB नोट। ठीक है, सॉरी बी नहीं लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, TF नोट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा कि विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, तो ये विलयन का जो हिमांक है वो कितना हो जाएगा, TF। और जो शुद्ध विलायक है उसमें अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद में हिमांक में कितनी कमी आई है उसी को क्या बोलोगे, हिमांक में अवनमन। और उसको प्रदर्शित करोगे डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन कितना हो जाएगा, TF नोट माइनस TF। इसमें से इसको घटाओगे, जो आपका कमी आएगी वो आ जाएगी, और वो ही कमी क्या कहलाती है, हिमांक में अवनमन। अब ये देखिए, जितना आप सोल्यूट उसमें डिजोल्व कर रहे हो, किसमें, सॉल्वेंट में, जितना सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाएगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व किया जाएगा उतना ही उसका हिमांक कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिमांक में जो अवनमन है वो विलेय जो पदार्थ है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। इसका मतलब
उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है इसका मतलब क्या है, वो जो आपका हिमांक में अवनमन है वो क्या हो जाएगा, एक अणु संख्यक गुणधर्म हो जाएगा। और जो अणु संख्यक गुणधर्म है कौन सा, हिमांक में अवनमन, वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जो हिमांक में अवनमन है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है, और ये जो आपका हिमांक में अवनमन होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम मोलिलिटी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ और एम। ठीक है, मोलिलिटी को खोल के लिख सकते हो या इतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी एफ ये आ जाएगा के एफ, और आप इसको लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हिमांक में कितनी कमी आ रही है, उसी को बोल रहे हो आप हिमांक में अवनमन। ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को ये देखना है कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ पूछ रखी है। अब देखिए डब्ल्यू बी क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू बी है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू ए क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका के एफ। के एफ यहाँ पे क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, अवनमन स्थिरांक बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में आप लोग वैल्यूज़ पुट करते हो तो हमेशा जो के एफ है या फिर क्वथनांक में उन्नयन आता है, तो उस टाइम जो के एफ होता है और के बी जो है वो हमेशा विलायक के सेंस में ही लिए जाते हैं। कभी भी विलयन के लिए के एफ और के बी की वैल्यू नहीं ली जाती है, हमेशा किसके सेंस में लिए जाते हैं, विलायक। जैसे विलायक आपका वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, या फिर आपने और किसी भी चीज़ में CCl4 में किसी में जिस भी विलायक में डिजोल्व कर रखा है, के एफ की वैल्यू उस विलायक के लिए यूज़ में ली जाती है। ठीक है, तो देखिए हिमांक में अवनमन ये हो गया, और उसका फॉर्मूला आपका जो हिमांक का अवनमन है उसका एक फॉर्मूला ये वाला आ गया। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अब एक चीज़ देखना, अगर आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहो, ग्राफ से, तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा, ये है आपका वाष्प दाब, यहाँ पे लिख सकते हो आप वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ये क्या है आपका वाष्प दाब, और टेम्परेचर के बीच में आप क्या बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो। तो आप लोगों ने देखा था क्वथनांक का जो उन्नयन था उसमें आप लोगों ने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। ऐसा ही कुछ ग्राफ बनाया था आप लोगों ने। ठीक है, इसको आप ऐसे हिला दीजिए, जो भी है ये विलायक के लिए था, ये विलयन के लिए था। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा आपका अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है
यहाँ पे देखिए ये है आपका ठोस विलायक, ठोस विलायक, ये क्या है, ठोस विलायक। और उसके बाद में देखिए ये जो ठोस विलायक है वो इस टेम्परेचर पे, किस पे, इस टेम्परेचर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव विलायक में। ये विलायक के लिए है और ये वाला किसके लिए है, विलयन के लिए। किसके लिए, विलयन के लिए। और अरे ये वाला ग्राफ तो पहले ही आप लोगों ने, इससे पहले वाला ये वाला तो पहले ही पढ़ रखा है ना, ये विलायक का था, ये विलयन का था, लेकिन वहाँ पे अपन क्वथनांक की बात कर रहे हैं। इसी ग्राफ को अगर आप हिमांक के लिए बनाते हो तो होता क्या है, ये आपका शुद्ध विलायक है, इस टेम्परेचर पे आके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस विलायक में। लेकिन विलयन जो है, ये जो विलयन का ग्राफ आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर अगर इतना कम होगा तब जाके ये सॉलिड अवस्था में आएगा। और सॉलिड में भी केवल विलायक सॉलिड अवस्था में आता है, यहाँ पे सॉल्यूट तो वैसे भी आपका इसमें नहीं आएगा, ना तो वेपर फॉर्म में जाता है, ना ही किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए अगर आपका द्रव विलायक है तो आप जैसे ही टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा उसमें ये जो द्रव विलायक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस विलायक में। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो उस कंडीशन में जो ये विलयन है वो विलयन ऐसा नहीं कि इतने ही टेम्परेचर पे आके क्या हो जाएगा, वो आपका फ्रीज हो जाएगा, नहीं, आप लोगों को टेम्परेचर और ज़्यादा कम करना पड़ेगा तब जाके ये फ्रीज होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, TF, और ये हो जाएगा TF नॉट। और इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है उसको क्या बोलोगे, डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वाष्प दाब और ताप में ग्राफ है, किसके लिए, हिमांक में जो अवनमन होता है उसमें। अब इसी ग्राफ में आप क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों भी प्रदर्शित कर सकते हो। वो कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पे एक वायुमंडली, वैसे तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गए, हिमांक में अवनमन के लिए आप लोगों को ये ग्राफ बनाना है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो वाला ग्राफ भी तो ऐसा बना था। यहाँ पे इसको क्या मार देते हैं, 1 एटमोसफियर। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे, और यहाँ पे इस टेम्परेचर पे, ये क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा TB आ जाएगा। और ये क्या था आपका, TB और TB नॉट। ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा था, तो क्वथनांक है उसमें वृद्धि हो रही थी, यहाँ हिमांक में क्या होती है, कमी होती है। तो ये दोनों ग्राफ एक साथ भी बन सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, केवल अगर आप इसको यहाँ से नहीं बनाओगे तो केवल ये वाला जो ग्राफ है वो आ जाएगा आपका वो क्वथनांक में उन्नयन। अगर आप इसको छोड़ के ये वाला ग्राफ बनाते हो तो ये आ जाएगा हिमांक में अवनमन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी विलायक में आप अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो उसके क्वथनांक में तो वृद्धि होती है, और क्वथनांक में वृद्धि होती है उसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, और जो आपका हिमांक है उसमें कमी होती है उसको बोलते हैं आप हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए जो हिमांक में अवनमन है उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो देखना है। तो देखिए सबसे पहले ये 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, अपने को वो सोल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए 45 ग्राम, पहले ये वाला सोल्व करते हैं, नीचे वाला 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये लिख रखा है, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि आप लोग, वैसे आपको पता होना चाहिए कि एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट अणुभार निकाल सको। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हिमांक जो अवनमन होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = KFM, यही फॉर्मूला है। ठीक है, M को खोल के लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका WB × 1000/MB और ये हो जाएगा WA। अब आप लोगों को ये है हिमांक में अवनमन निकालना है और हिमांक अवनमन का फॉर्मूला ये रहा। अब जो भी चीज़ें दे रखी है
अपने को वो वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले के एफ की वैल्यू दे रखी है, के एफ ये रहा, ये है आपका 1.86। डब्ल्यू बी क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं और वो किस में घुला हुआ है, जल में। ठीक है, तो ये विलय हो गया, कितनी मात्रा है 45 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी बात करोगे एम बी, ये क्या है, विलय का अणुभार, और ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का अगर आप अणुभार निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 24, और ये हो जाएगा 16 और 16 32 और 6 ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 62। कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, आप अणुभार खुद निकाल के चेक कीजिएगा कि ये मैं जो वैल्यूज़ रख रही हूँ वो सही है या नहीं। आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। हाँ, किसी का फॉर्मूला वो खुद दे देते हैं और किसी का आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में WA, ये क्या है, विलाई की ग्राम में मात्रा, तो इन्होंने विलाई की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 600 ग्राम। ठीक है, तो देखिए डेल्टा TF, अगर आप ये सारे को सोल्व करते हो TF, तो कैलकुलेशन करके देखना, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 2.25 केल्विन। टेम्परेचर है तो आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में। जब भी आप न्यूमेरिकल निकालते हो उस टाइम हमेशा टेम्परेचर की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, आपके केल्विन। तो फर्स्ट तो हो गया आपका हिमांक में अवनमन कितना आया, 2.25 केल्विन। नेक्स्ट हिमांक की गणना कीजिए, ये जो विलियन बन गया है उसकी क्या करनी है, आपको हिमांक की गणना करनी है। अब एक चीज़ देखिए, डेल्टा TF बराबर होता है TF नॉट माइनस TF। तो ये विलियन का हिमांक तो ये है, विलियन का हिमांक क्या है, ये है, ये तो शुद्ध विलायक का हिमांक है। ठीक है, और ये हिमांक में क्या है, कमी कितनी हुई है, हिमांक में अवनमन कितना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे विलायक क्या है, जल, और जल का हिमांक, अब इन्होंने ये भी नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब होता है 273.15 केल्विन। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको जल के क्वथनांक की बात करें तो वो क्या होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब हो जाएगा वो 373.15 केल्विन। ठीक है, तो देखिए ये अपने को पता है कहाँ से, यहाँ से TF नॉट का मान पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन लिखना किस में है, केल्विन में। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू आ गई आपके पास 2.25। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, 273.15 और माइनस TF। ठीक है, तो देखिए इसको आप इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस 2.25। ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, हिमांक आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी है, आपको करना क्या है, बस केवल वैल्यूज़ को सही से पुट करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। और हल्की सी कैलकुलेशन होती है वो तो आप लोगों को वैसे भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन है 25.6 ग्राम सल्फर। ठीक है, सल्फर को मतलब यहाँ पे सल्फर क्या है, सल्फर क्या हो गया आपका, विलय। सल्फर है आपका विलय, और को 1000 ग्राम नेफ्थेलिन में घोलने पर हिमांक में अवनमन, इन्होंने हिमांक में अवनमन दे रखा है। सबसे पहले देखिए WB का मान है 25.6 ग्राम। ठीक है, और WA है आपका 1000 ग्राम, और उसके बाद में हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मान दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है, 0.68 केल्विन दे रखा है। पाया गया है, सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ये इतनी चीज़ें इन्होंने दे रखी है,
अब अपने को यहाँ से निकालना क्या है, सबसे पहले तो अणुभार निकालना है और अणुभार से ही अपन सल्फर का अणुसूत्र निकाल लेंगे। देखिए वो कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन एम बी और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए। यहाँ पे के एफ, अब यहाँ पे देखिए के एफ, तो के एफ की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने के एफ की वैल्यू जो है वो दे रखी है, के एफ है 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ पे के एफ की वैल्यू लिख लेना 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये जो आपकी वैल्यू है वो क्वेश्चन में देता है। जल के लिए कई बार होता है कि वो नहीं दे, बाकी और के लिए देता है। जल का आपको वैसे भी पता होना चाहिए 1.68 आता है, ठीक है। देखिए के एफ की वैल्यू कितनी है 6.8, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू बी ग्राम में मात्रा कितनी है आपकी, ग्राम में मात्रा 25.6 और ये है आपका 1000 एम बी आप लोगों को निकालना है। डब्ल्यू एक की मात्रा कितनी दे रखी है 1000 ग्राम। डेल्टा टी एफ का मान दे रखा है 0.68। तो यहाँ पे करना है क्या है आप लोगों को, एम बी को आप इधर ले आइए, बाकी इसको इधर ले जाओ। तो एम बी हो जाएगा 6.8 इंटू 25.6 इंटू 1000 अपॉन 0.68 1000, ठीक है। ये 1000 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाओगे ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, ये इससे ये कैंसिल। एम बी की वैल्यू कितनी आ गई, एम बी आपके पास आ गया 256, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये क्या आती है, ग्राम पर मोल आती है जो भी वैल्यू है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे आप लोगों ने हमेशा ये देखा है कि जो हाइड्रोजन है उसका अणुसूत्र क्या होता है H2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, लेकिन सल्फर H2 नहीं बनाती। सल्फर किस फॉर्म में रहती है वो देखना है अपने को, ठीक है। तो वो सबसे पहले देखिए सल्फर एटॉमिक जो नंबर है वो आता है आपका 16 और इसका जो एटॉमिक वेट आता है वो होता है 32, ठीक है। तो 32 ग्राम, इसको ऐसे लिखना है 32 ग्राम सल्फर में, सल्फर के परमाणु कितने हैं, एक ही होता है। अरे आपके पास अगर 32 ग्राम है इसका मतलब उसमें सल्फर का कितना परमाणु है, एक। तो इसी में ये देख लीजिए कि अगर 256 है, 256 ग्राम सल्फर में सल्फर के कितने परमाणु होंगे, तो वो हो जाएगा आपका 1/32 इंटू 256, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 8। कितने होते हैं 256 में 256 जो ग्राम है उसमें सल्फर के कितने परमाणु होंगे 8। इसका मतलब ये होता है कि जो सल्फर का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, सल्फर का अणुसूत्र, सल्फर का जो अणुसूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा S8, ठीक है। मतलब सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़कर सल्फर का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सल्फर के एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे आप लोगों ने अणुभार निकाल दिया। अणुभार में सबसे पहले देख लिया। अब ये मैंने 32 क्यों लिखा है वो आपको लोगों को पता है। 16 क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है 32। तो 32 परमाणु भार है। अगर 32 ग्राम की बात करें तो सल्फर का कितना परमाणु है, एक। तो इन्होंने बता दिया कि इसका तो अणुसूत्र इसका अणुभार इतना है। इसका मतलब कितने परमाणु हुए होंगे, एक का 32 है तो इसमें क्या करो 32 का भाग दे दो तो आपके पास परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब इतने परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सल्फर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था उसमें अपन लोगों ने ये देखा कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी थी अणु संख्या गुण है, उसमें आपका हिमांक में अवनमन, मतलब अगर किसी भी अवाष्पशील विलय को किसी शुद्ध विलायक में डालते हो तो हिमांक में कमी आती है, उसी को हिमांक अवनमन कहते हैं। और इस हिमांक अवनमन को जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसका ग्राफ क्या होता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल
क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो स्टडी करना है, और उसके बाद में आपका वांट ऑफ फैक्टर आएगा। इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।